जय हिंद दोस्तों, मैं महेश गौर। जैसा मैंने कहा था कि हम एमपीपीएससी एवं यूपीएससी के लिए अपनी मेंस के लिए क्लास प्रारंभ करेंगे और बच्चों के काफ़ी मैसेज थे कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास प्रारंभ की जाए, तो हम आज इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। ये वर्तमान में चर्चा में बनी हुई है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएँ जहां क्रैश करने की ओर आगे जा रही हैं और विश्व में एक भयंकर मंदी की चपेट में आने वाली हैं। तो ये राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, इसे हम समझेंगे। और ये महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रीय आय गणना कैसे की जाती है और इसी गणना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों अधिकांश देशों में ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय ही एक वास्तविक एक राष्ट्र की समृद्धि का आधार होता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। तो राष्ट्रीय आय के बारे में ये कहा जाता है सामान्यतः कि एक राष्ट्र की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, परंतु यह अवधारणा एक भ्रामक है और अपूर्ण भी है, क्योंकि इसके लिए आपको समझने के लिए अन्य अवधारणाओं को भी समझना पड़ेगा, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एवं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो पहली बात ये आती है कि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करें और इसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसका कारण है कि इसकी गणना की जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय पश्चिमी देशों की अवधारणा रही है, जहां 18वीं सदी में वह प्रारंभ की गई और विश्व के अनेक देशों में और वर्तमान में लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय आय गणना की जाती है, ये देखने के लिए कि उसकी समृद्धि का स्तर क्या है। तो सबसे पहले ये बात की जाती है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों। तो इस बात में विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके लिए दो कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पहला जो कारण है वो यह है कि किसी देश के आर्थिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन का पता लगाना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा किसी देश के आर्थिक संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग। तो पहला चीज़ ये है कि आर्थिक संसाधन हैं, इनका कितना प्रयोग हो रहा है, यह उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझिए, दो किसानों के पास बराबर आकार के और बराबर प्रकार की उत्पादकता के खेत हैं, इन दोनों खेतों की उत्पादकता में अंतर पाया जाता है। तो यह माना जाएगा कि जिस खेत का उत्पादन अधिक है उसका अनुकूलतम दोहन या अनुकूलतम प्रयोग किया जा रहा है। यह बात देशों के ऊपर भी लागू होती है। यदि किन्हीं देशों में बराबर संसाधनों होते हुए भी किसी देश का उत्पादन अधिक है तो यह माना जाएगा कि उस देश के संसाधनों का प्रयोग अनुकूलतम किया जा रहा है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि किसी देश की जो नागरिक हैं इनके आर्थिक कल्याण के स्तर का पता लगाना। आर्थिक कल्याण का स्तर, यानी राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए की जाती है कि किसी देश के नागरिकों का आर्थिक कल्याण कितना अच्छा है, ये उस देश की राष्ट्रीय आय से ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय अधिक होने का मतलब अधिकांशतः समृद्धि की ओर अग्रसर करता है, परंतु ऐसा सदैव हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय अधिक जनसंख्या के कारण आर्थिक कल्याण कम माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अधिक राष्ट्रीय आय किसी भी देश की समृद्धि का एक आधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी अधिक जनसंख्या इस राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण को एक कम करेगा। तो हम इसको समझने के लिए कि राष्ट्रीय गणना कैसे करें, हमें कुछ अन्य अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एवं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसे समझते हैं। तो अभी हम नेशनल इनकम समझ रहे थे और नेशनल इनकम में समझने के लिए पहला जो कंसेप्ट है जीडीपी है। जीडीपी वास्तव में जितने देश के आर्थिक संसाधनों के पता लगाने की विधियां हैं उन सब में सर्वप्रमुख मानी जाती है। जीडीपी ही वास्तविक आधार है एक राष्ट्रीय आय का। तो जीडीपी, जिसे शॉर्ट में जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हालांकि इसका जो हिंदी अर्थ है या इंग्लिश अर्थ है ये वास्तव में थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन इसको समझने की प्रक्रिया में आप ये समझेंगे कि काफ़ी आसान पद्धति है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और जीडीपी की जरूरत तो इस बात पे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार जीडीपी होता है। जीडीपी के बाद ही अन्य जितनी गतिविधियां हैं या जितनी विधियां हैं कुछ भी ज्ञात करने की, एक आर्थिक संसाधनों का पता लगाने की, तो उसमें महत्वपूर्ण जीडीपी होती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जीडीपी की जो परिभाषा है ये क्या कहती है। हालांकि आपको परिभाषा पर ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है इसकी परिभाषा में कि एक देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की
बाजार मूल्य का अंतिम समग्र योग जीडीपी कहा जाता है। हालांकि ये परिभाषा अपने आप में एक कठिन है और एक अर्थशास्त्री भाषा लिए हुए है, लेकिन हम इसको कुछ अन्य अवधारणाओं में समझते हैं। तो जीडीपी की जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो यह है कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जितना उत्पादन किया जाता है वो जीडीपी होगा। अर्थात एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी में शामिल होगा। अब यह उत्पादन चाहे विदेशी किया जाए या फिर भारतीय द्वारा किया जाए, तो ये भी जीडीपी का एक भाग होगा। यदि हमारा कोई उत्पादन देश के बाहर हो रहा है तो यह जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही देश के बाहर कोई भारतीय उत्पादन कर रहा हो। अर्थात एक देश की भौगोलिक सीमा यानी इसके बाउंड्री के अंदर या बॉर्डर के अंदर जो उत्पादन होगा वही जीडीपी का भाग होगा। दूसरा चीज़ यह इसके टर्म 1 ईयर, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादन किया गया, अर्थात इसमें एक वर्ष की बात की गई। और भारत में जो एक वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए माना जाता है, अर्थात केवल एक वर्ष के हम उत्पादन को ही ध्यान में रखेंगे। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक बाजार मूल्य, सेवाओं का और वस्तुओं का, इन दोनों को हम अंतिम रूप से काउंट करेंगे। अंतिम मतलब इस वस्तु में बदलाव की कोई गुंजाइश ना हो, अर्थात यह अब डायरेक्ट या अंतिम रूप से यह उपभोक्ता के पास पहुंचने वाली हो। इसका मतलब सामान्य अर्थ यह है कि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होता है यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करेंगे, जब वो अंतिम मूल्य तक पहुंचेगी या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी तब इसमें बदलाव हो चुका होगा और यह पुनः एक बार और ये जीडीपी में काउंट हो चुकी होगी। तो ये मध्यवर्ती वस्तुओं को ये दोहराने की प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अंतिम वस्तु को ही शामिल करें। ऐसे ही हम इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। वस्तु का उत्पादन प्रत्यक्ष होता है और भौतिक होता है, जिसे हम देख सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, लेकिन सेवाएं गुणात्मक होती हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज कर रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक सेवाओं का भाग है, तो इसे हम सेवाओं के अंतर्गत इसको काउंट की जाएगी। लेकिन इसकी हम अब सेवाओं को कैसे गिनती की जाए, कैसे काउंट की जाए, तो इसके लिए हम मौद्रिक मूल्य का सहारा लेते हैं, जिसे हम भारतीय रुपये या किसी भी देश की करेंसी में से निकाल के इसको जोड़ा जाता है। तो इसमें अंतिम चीज़ ये है कि एक देश के अंदर होगा, एक वर्ष में होगा, वस्तुएं और सेवाएं दोनों को काउंट किया जाएगा और बाजार मूल्य को लिया जाएगा, जिससे वो अंतिम उसमें बदलाव होने की संभावना ना हो। जैसे इसमें आप इन चीज़ों को याद रखना है। किसी देश की जीडीपी निकालने में आपको मुख्यतः 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा, इसे घरेलू सीमा भी कहा जाता है। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है इसमें सामान्यतः एक वर्ष, यानी एक वर्ष इसमें जो कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। और इसमें तीसरा जो चीज़ है वो इसमें वस्तुएं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाएगा। इसमें अंतिम चीज़ ये है कि इनका बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, इनका समग्र योग, एक देश में जो भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, इन सब का बाजार मूल्य को आप जोड़ देंगे तो वो हमारे देश की जीडीपी होगी। विश्व के सभी देशों में इसी विधि से जीडीपी ज्ञात की जाती है। अभी वर्तमान में ये जीडीपी सब चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण ये है, ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व की लगभग सभी देशों की जीडीपी क्रैश की ओर जा रही हैं, जहाँ पर ये स्लो डाउन, स्टैग्फ्लेशन, रिसेशन की अर्थव्यवस्था से आगे ये क्रैश करने की आगे जा रही हैं। जैसे भारत के बारे में कहा जा रहा है, एक अनुमान के मुताबिक कि भारत की जीडीपी की विकास दर 1.9 रहेगी, जबकि चीन की 1.2 रहेगी। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि भारत की तेज गति से अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो इसमें ये आपका जीडीपी था। अब इसमें आगे जीडीपी के बाद हम समझते हैं जीएनपी। तो अब जीडीपी के बाद हम समझते हैं जीएनपी। तो जीएनपी को समझने के लिए आपको जीडीपी को भी समझना पड़ेगा। जीडीपी अभी आप समझ चुके हैं कि एक देश के अंदर उत्पादन किया गया वस्तुओं का समग्र मौद्रिक मूल्य। तो जीएनपी को समझने के लिए है, इससे पहले इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जीडीपी से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें राष्ट्रीय शब्द आ जाता है और राष्ट्र अपने नागरिकों को बताता है, अर्थात राष्ट्र का अर्थ अपने नागरिक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक देश के नागरिकों के द्वारा
जितना उत्पादन किया गया। ये जीडीपी से कैसे अलग है ये समझते हैं। तो जीडीपी हमने निकाल चुके हैं। जीएनपी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये है कि जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम अर्न एब्रॉड घटा देंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, ये इतना बड़ा शब्द दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं। इसे आप यूँ समझिए, जीडीपी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया उत्पादन था, परंतु जीडीपी में भारत के अंदर विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन भी शामिल था। दूसरा चीज़, जो हमारे भारत के जो लोग हैं वो अन्य विदेशों में रहकर उत्पादन कर रहे हैं, हमने उसे उसमें शामिल नहीं किया। तो ये जीडीपी की एक इस चीज़ को हमें इसमें शामिल करने के लिए कि भारतीयों का जो उत्पादन है उसे शामिल कैसे करें और विदेशियों के उत्पादन को घटाएं कैसे, इसी परिप्रेक्ष्य में जीएनपी का अवधारणा आई। अर्थात इसमें हम समझें जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी, यानी यहाँ पर ए क्या है, इसे जोड़ क्यों रहे हैं, तो ए विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादन, अर्थात भारत के जो लोग विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं उसे वास्तव में हम अपनी जीडीपी में जोड़ देंगे, लेकिन जो भारत के अंदर विदेशी उत्पादन कर रहे हैं उसे हम घटा देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भारत के अंदर जो विदेशी उत्पादन कर रहे हैं वो अपनी आय का एक भाग अपने देश भी ले जाएंगे, और ऐसा माना जाता है कि भारत के जो लोग हैं विदेशों में रह रहे हैं वो अपनी आय का एक भाग भारत भेजेंगे। यदि ऐसा नहीं भी होता है तब भी इसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये राष्ट्रीय आय का भाग है और राष्ट्रीय आय में एक नागरिकों के आर्थिक कल्याण का पता लगाना होता है। यदि कोई भारतीय अमेरिका में रह रहा है, यदि उसका आर्थिक कल्याण का स्तर उच्च है तब भी वो भारतीय कहा जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में से हम भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को घटा देंगे और जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ देंगे। ये वास्तव में अपने नागरिकों की आय को काउंट करता है और ये विश्व का ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है एक देश की राष्ट्रीय इनकम को ज्ञात करने के लिए। तो जीएनपी के बाद हमारा अगला जो अवधारणा है, अगला जो कंसेप्ट है वो है एनएनपी। इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, अर्थात हिंदी में विशुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। कई बार पेपर में निवल राष्ट्रीय उत्पाद करके भी दिया होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ये। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल आसान है ये। तो एनएनपी को ज्ञात करने के लिए अभी हमने जीएनपी निकाल ली थी और जीएनपी में से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन अर्थात ह्रास, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन या ह्रास या मशीनों की घिसावट को घटा देते हैं, तो इससे हमारा एनएनपी आ जाता है। वास्तव में एनएनपी की अपेक्षा जीएनपी विश्व की अन्य देशों की समृद्धि निकालने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक देश की ह्रास घटाने की क्षमता या विधियां अलग अलग होती हैं, तो इसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? ये ज़रूरी है, एक देश में जो मशीनें हैं ये उत्पादन कर रही हैं, यदि कोई मानव सेवाएं दे रहा है उसकी क्षमता ये हमेशा एक सी नहीं रहने वाली, ये घटती जाएगी। ऐसा मशीनों के संदर्भ में भी होगा और मानव के संदर्भ में भी। जब ये मशीनें पूर्णतः 100% घिसावट को प्राप्त कर लेंगी तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये मशीनों से रहित हो जाएगी, इसमें कोई मशीन नहीं होगी, तो ये इस देश के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए हम मशीनों के लिए एक फंड रिजर्व करें या एक रिजर्व बनाएं, और जब हमारी ये मशीनों की गिरावट 100% हो तो हमारे पास दूसरी मशीन को खरीदने के लिए एक रिजर्व हो, और ये गतिशील अर्थव्यवस्था और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाता है। हालांकि इसके अलग देशों में अलग अलग नियम हैं, तो लेकिन एनएनपी निकालने के लिए उसमें ह्रास को घटाना पड़े, ह्रास को हमें घटाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, एक अर्थव्यवस्था की मशीनी क्षमता बनी रहती है। तो ये, लेकिन ये पूरे विश्व की अलग अलग विधियां होती हैं, इस वजह से ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानी जाती। एक प्रत्येक देश के अलग नियम हो सकते हैं। राष्ट्रीय आय में हमारा अंतिम जो अवधारणा है, अंतिम कंसेप्ट था, वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट था। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं। अभी आपने एनएनपी निकालना सीखा, हमने जीडीपी से जीएनपी निकाला और जीएनपी से उसमें ह्रास घटाने के बाद एनएनपी आ गया, लेकिन इस एनएनपी में अभी भी कुछ त्रुटियां रह गई हैं।
और हमें विशुद्ध बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी में से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाने पड़ेंगे। अभी इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेट शब्द क्यों लगा है, इसको समझते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इनमें सब्सिडी को जोड़ा जाएगा, परंतु इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाएगा। तो अंतिम रूप से ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होते हैं और सब्सिडी कम होती है, तो अंतिम रूप से एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, आप इसको यूँ समझिए। सरकार ने वस्तुओं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के रखे हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देते हैं, परंतु ये इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार की आय नहीं है और सरकार ने इसमें जोड़ के रखा है, ये उत्पादन नहीं है। जब इसका मतलब ये है कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस उत्पादन नहीं है तो इन्हें मूल्य से घटाया जाना चाहिए, और इसी वजह से हम एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से इस एनएनपी में सब्सिडी को हमने इसमें जोड़ा नहीं है, जबकि सब्सिडी वास्तव में व्यय नहीं होती। सब्सिडी किसी वस्तु के मूल्य को कम करती हैं। अगर एक वस्तु है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, वर्तमान में रसोई गैस पर सरकार सब्सिडी देती है, तो ये वास्तव में उसके मूल्य को कम करने का प्रयास करती है, जबकि वास्तव में उस रसोई गैस का मूल्य कम नहीं है। रसोई गैस पर सरकार सब्सिडी देती है तो सरकार की तरफ से इसको हम व्यय समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में व्यय का हिस्सा नहीं है। तो सब्सिडी को हमें यहाँ पर आय मानना। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय हम ज्ञात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अभी हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट देखी। वास्तव में एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, यही वास्तव में विशुद्ध राष्ट्रीय आय है। अब यहाँ पर जो शब्द दिया गया था फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 फैक्टर होते हैं जिनके लिए कुछ आगतें होती हैं, कुछ इनपुट्स होते हैं। जैसे लेबर एक फैक्टर है, इसका अर्थ है हमें इसमें फैक्टर कॉस्ट में लेबर को देखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि लेबर के लिए आगत वेजेस होता है। दूसरी प्रकार बिल्डिंग, एक जो भवन है ये फैक्टर होता है, लेकिन इसके लिए जो कॉस्ट होती है वो रेंट होती है। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसका मूल्य होता है। और रिस्क भी एक फैक्टर है, रिस्क लिया जाता है प्रॉफिट के लिए, तो ये भी इसकी एक कॉस्ट होती है। और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट की जरूरत होती है, यानी कि ब्याज, तो पूंजी ब्याज के लिए एक प्रमुख लागत का काम करती है। तो ये जो फैक्टर हैं, ये 5 फैक्टर हैं, और इन पांचों को हम इसमें जब इन आधार पर निकाला जाता है तो उसी बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और यही राष्ट्रीय आय होती है। इसी में यदि हम देखें पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, वास्तव में जो हमने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाला है वही वास्तव में नेशनल इनकम है। और जब इस नेशनल इनकम में हम पॉपुलेशन का भाग देते हैं तो वो वास्तव में पीसीआई होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। वास्तव में नेशनल इनकम की अपेक्षा पीसीआई एक देश की समृद्धि को मापने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक देश की नेशनल इनकम या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, परंतु इसकी ज़्यादा जनसंख्या इसकी पीसीआई को कम कर देगी। अर्थात अधिक जनसंख्या है तो अधिक आय भी इतनी प्रभावी नहीं होगी, आर्थिक कल्याण का स्तर वहाँ कम माना जाएगा। तो वास्तव में किसी देश की समृद्धि का वास्तविक आधार नेशनल इनकम नहीं बल्कि पीसीआई को माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, और अब हम ऐसे ही अगले वीडियो में हम आगे अन्य कंसेप्ट को चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।